हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंजिंग रोल ऑफ एचआर मैनेजर। इसका मतलब यह है कि 21st सेंचुरी के अंदर बिजनेस जो है काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है और काफी सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। तो एचआर मैनेजर का जो पहले रोल हुआ करता था कि एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, उनका प्लेसमेंट करना है, उनको कॉम्पेंसेशन पे करना है, ट्रेनिंग देना है, प्रमोशन देना है, उनको रिटेन करना है, वो रोल अभी चेंज होते जा रहा है और काफी सारी दूसरी चीजें भी जो एचआर मैनेजर को यहाँ पे हैंडल करना पड़ता है। तो किस तरीके से एचआर मैनेजर का रोल चेंज होते जा रहा है और कैसे वो चैलेंजिंग होते जा रहा है, कैसे अलग अलग एक्टिविटीज को यहाँ पे एचआर मैनेजर को हैंडल करना पड़ रहा है, उसके बारे में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। सो एक एक चीज को अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स का मतलब ही होता है एम्प्लॉयज और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी। अभी एम्प्लॉयज की काफी सारी वैरायटी होती है, आपको पता है। जैसे कि एम्प्लॉयज की एज अलग अलग होती है, जेंडर, रेस, फिजिकल एबिलिटी, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजन, एक्सपीरियंस, स्किल, ये सब जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक कंपनी है, वहां पे अलग अलग एज के एम्प्लॉयज होंगे। कुछ लोग बहुत यंगस्टर्स होंगे, कुछ लोग मिडिल एज होंगे, कुछ लोग ओल्ड एज होंगे। फिर जेंडर आपको पता है, फीमेल्स होते हैं, मेल होते हैं, और आजकल ट्रांसजेंडर होते हैं। उसके बाद में एजुकेशन वाइज अलग अलग होते हैं, मैरिटल स्टेटस, कुछ मैरिड होते हैं, कुछ अनमैरिड होते हैं। सो ऐसे वर्कफोर्स में काफी ज्यादा वैरायटी होने की वजह से उनको हैंडल करना यहाँ पे एचआर मैनेजर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हर एक के एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं। जैसे मैरिड वुमेन है, उनके एक्सपेक्टेशंस अलग है, और जो अनमैरिड वुमेन है उनके एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकते हैं। जैसे मैरिड वुमेन है तो उनका फैमिली भी उनको देखना पड़ता है, तो उसके लिए उन लोगों को लेट इवनिंग तक काम करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। अनमैरिड वीमेन है तो उनको प्रमोशन, करियर वगैरह जो होता है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह रहता है, तो उनको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करके देना। सो एचआर मैनेजर को यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको ध्यान में रख के उसके हिसाब से उनको हैंडल करना पड़ता है। सो ये एक चैलेंज जो होता है एचआर मैनेजर को यहाँ पे फेस करना पड़ता है कि कंपनी में अलग अलग एज, अलग अलग जेंडर, रेस, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस के एम्प्लॉयज होते हैं। तो कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होता है जब वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होती है, तो पॉलिसीज फ्रेम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। पॉलिसीज फ्रेम करना मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर सपोज दिवाली का सीजन आ रहा है और एचआर मैनेजर बोलते हैं कि एक महीने के लिए आप लोगों को लेट इवनिंग तक काम करना पड़ेगा। सो मैरिड वुमेन के लिए वो डिफिकल्ट हो सकता है, या एजेड एम्प्लॉयज के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पे पॉलिसीज जो होती है वो फ्रेम करने में थोड़ी डिफिकल्टी एचआर मैनेजर को फेस करना पड़ सकता है। दूसरा, डिफरेंट एम्प्लॉयज के जो एटीट्यूड, गोल, बिहेवियर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। जैसे यंगस्टर्स की सोच अलग हो सकती है, ओल्ड एज की सोच थोड़ी अलग हो सकती है। एजुकेटेड एम्प्लॉयज है, उनकी सोच थोड़ी अलग हो सकती है, लेस एजुकेटेड की जो सोच होती है वो अलग होती है। इवन रिलीजन के हिसाब से एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है उनका एटीट्यूड, गोल, बिहेवियर थोड़ा अलग है, दूसरे रिलीजन का अलग है, तो उसमें क्या होता है, फिर झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो वो भी एचआर मैनेजर को हैंडल करना पड़ता है। फिर बाद में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको दूसरे सेक्स के या जेंडर के एम्प्लॉयज के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता है, दूसरे कल्चर के एम्प्लॉयज के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, तो टीम वर्क कहीं ना कहीं पे अफेक्ट होता है। जैसे फीमेल से तो मेल के साथ कंफर्टेबल नहीं है काम करने के लिए, या फिर कोई ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर के साथ काम करना वगैरह कुछ एम्प्लॉय जो होते हैं वो प्रिफर नहीं करते हैं। फिर बाद में अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, किसी का कल्चर अलग है और दूसरों का कल्चर अलग है, तो वो दोनों इकट्ठा काम करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। सो अगर सपोज ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलते रहेंगे तो टीम वर्क नहीं होगा। सो एचआर मैनेजर को ये जो लोगों को एक दूसरे के साथ काम करना कंफर्टेबल नहीं लगता है, अलग जेंडर के, अलग एज के लोगों के साथ, वो सब चीजों को ओवरकम करके टीम वर्क कराना जो होता है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। फिर बाद में वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की वजह से एब्सेंटिज्म और लेबर टर्नओवर बढ़ सकता है। एब्सेंटिज्म मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय फ्रिक्वेंटली एब्सेंट रहते हैं, और हायर टर्नओवर मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर जॉब है, वहां पे एम्प्लॉयज को कंफर्टेबल नहीं लगता है, बिकॉज मे बी उनके एज के ग्रुप के एम्प्लॉयज वहां पे अवेलेबल नहीं है, या फिर उनके जेंडर वाले एम्प्लॉयज वहां पे अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांसजेंडर है, तो वो ट्रांसजेंडर काम करते हैं तो दूसरे एम्प्लॉयज जो है उनको थोड़े से परेशान करते हैं या इग्नोर वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिर वो जॉब पे ध्यान नहीं लगेगा, फिर वो एब्सेंट रहेंगे, कभी कभी वो जॉब छोड़ के वगैरह जा सकता है। सेम फीमेल्स के केस में भी हो सकता है, तो ये भी एक चैलेंज होता है एचआर मैनेजर को यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। फिर बाद में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा कल्चरली सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है।
अलग अलग एम्प्लॉयज अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं। तो कोई भी चीज अगर इंट्रोड्यूस की जा रही है तो हर एक के कल्चर को थोड़ा सा ध्यान में रख के उसके हिसाब से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है तो क्रिसमस भी सेलिब्रेट होना चाहिए, ईद भी सेलिब्रेट होना चाहिए, और दूसरे जो फेस्टिवल जो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं वो भी सेलिब्रेट होना चाहिए। नहीं तो फिर इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो एक पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो किया जा रहा है दूसरे कल्चर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो जो भी एम्प्लॉय वो दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं उनको वो अच्छा नहीं लग सकता है, तो वो एम्प्लॉय जो है वो डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो एचआर मैनेजर को यहाँ पे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अभी अगर सपोज एचआर मैनेजर को ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है तो उसके लिए एचआर मैनेजर क्या कर सकते हैं? सो यहाँ पे एचआर मैनेजर क्या कर सकते हैं, अलग अलग एज के, जेंडर के, रेस के, फिजिकल एबिलिटीज के एम्प्लॉयज का ग्रुप बना सकते हैं और उन लोगों को कोई टास्क दे सकते हैं और उनको वो टास्क जो है हैंडल करने के लिए बोला जा सकता है, ताकि उसकी वजह से क्या होगा कि अलग अलग जेंडर के, अलग अलग एज के, अलग अलग एजुकेशन के लोग जो है वो इकट्ठा हो जाए, एक दूसरे को समझे और उसके हिसाब से वो टास्क को कंप्लीट कर पाए। क्योंकि देखो क्या होता है कि कोई एक टास्क देंगे तो उसके अंदर ओल्ड एज लोग रहेंगे तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, यंगस्टर्स होंगे तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके वो काम को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो उस हिसाब से उनको एक ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है और उनको वो इंपॉर्टेंस बताना बहुत जरूरी है कि उनको अलग अलग लोगों को एक ग्रुप में क्यों रखा है, ताकि वो लोग अच्छे से काम करें, एज ए टीम काम करें। फिर थोड़े से इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जैसे कोई पार्टी वगैरह हो सकती है, कहीं पे घूमने फिरने जाना हो सकता है, क्योंकि पार्टी में वगैरह क्या होता है कि लोग इकट्ठा होते हैं तो अलग अलग एज के, अलग अलग जेंडर के लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और फिर बाद में वो जब काम पे आते हैं तो काम में भी एक दूसरे के साथ मिलके वो लोग काम करते हैं। फिर अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, जिसकी वजह से क्या होगा कि अलग अलग कल्चर के लोग जो है वो एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शामिल हो सकते हैं और फिर बाद में एक दूसरे के प्रति वो कल्चरली सेंसिटिव हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। फिर बाद में कैंटीन का मेन्यू जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर अलग अलग फूड आइटम्स होने चाहिए, जैसे कि साउथ का इडली भी होना चाहिए, या गुजराती ढोकला भी होना चाहिए, या महाराष्ट्रन पिठलं चपाती भी होनी चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि अलग अलग फूड टेस्ट जो है उनको मिलेगा और जिसकी वजह से भी एम्प्लॉय जो है एक होके एक दूसरे को समझ के काम कर सकते हैं। और जो भी पर्सनल पॉलिसीज है, मतलब एम्प्लॉयज के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है वो फेयर होनी चाहिए। अब ये पॉलिसीज कौन सी होती है, ट्रांसफर के रिलेटेड पॉलिसी होती है, प्रमोशन के रिलेटेड, ट्रेनिंग के रिलेटेड, तो ये फेयर होना चाहिए। जैसे कि सपोज अगर मेल को प्रमोशन दिया जा रहा है, फीमेल को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रमोशन पॉलिसी जो है वो फेयर नहीं है। तो कंपनी ने ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो फेयर होनी चाहिए। ये सब चीजों की वजह से क्या होता है कि जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पे ओवरकम करना एचआर मैनेजर के लिए काफी ईजी हो सकता है। तो पहली चीज यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एचआर मैनेजर के लिए वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। दूसरा है डीलिंग विद द एम्प्लॉय एट्रिशन। ना एम्प्लॉय एट्रिशन का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते हैं, उसको एट्रिशन बोलते हैं। सो एट्रिशन क्यों होता है, जब एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड होते हैं या उनको दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज क्या होते हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ रीजन दिया है कि जिसकी वजह से एम्प्लॉयज जो है जॉब छोड़ के चले जाते हैं। उसमें पहला रीजन है इनइक्वालिटी इन द कॉम्पेंसेशन, मतलब सैलरी जो है वो बराबर नहीं पे किया जाता है। कुछ लोगों को कम पे किया जाता है, कुछ लोगों को हाई पे किया जाता है। काम के हिसाब से शायद तक यहाँ पे सैलरी पे नहीं की जाती है, उसकी वजह से एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते हैं। कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई दे रही है, मतलब कंपनीज में एम्प्लॉयज कब काम करते हैं, जब उनको उनका करियर अपॉर्चुनिटी वहां पे दिखता है, उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मैं अच्छे पोजीशन पे चला जा सकता हूँ ये कंपनी में। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ कंपनी में उनको कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, मतलब उनको पता है कि वो है उसी लेवल पे रहने वाले हैं, तो उस केस में एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं। मिसमैचिंग जॉब प्रोफाइल, मतलब एम्प्लॉय को जो जॉब पसंद नहीं है या जो उनके लाइकिंग के साथ मैच नहीं होता है वो जॉब उनको दे दिया है, तो एम्प्लॉय फिर क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर जॉब छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी वर्क ओवरलोड किया जाता है, बहुत सारा काम दिया जाता है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस, वर्क लाइफ इम्बैलेंस मतलब काम में इतना ज्यादा ओवरलोड किया जाता है कि एम्प्लॉय पर्सनल चीजों के लिए टाइम ही नहीं दे पाते हैं, तो वहां पे भी वो फ्रस्ट्रेट होकर जॉब छोड़ के चले जाते हैं। और वर्किंग आवर, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग का शिफ्ट रख देना, नाइट शिफ्ट रख देना, या शिफ्ट्स को बार बार चेंज करते रहना, इसकी वजह से भी एम्प्लॉय परेशान होते हैं और जॉब छोड़ के जाते हैं। मोनोटोनी ऑफ जॉब, मतलब एक ही तरीके का जॉब देना, कुछ उसके अंदर चैलेंजिंग नहीं है या कुछ नया काम नहीं है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टेबिलिटी, कंपनी जो है वो इनस्टेबल है, कंपनी कभी भी बंद हो सकती है ऐसा डर लगा रहता है, जिसकी वजह से भी एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते हैं।
और रेजेस एंड प्रमोशन फ्रोजन। रेजेस का मतलब क्या होता है, सैलरी बढ़ाना, और प्रमोशन मतलब एम्प्लॉय को हायर लेवल पे भेजना। तो ये सब क्या कर दिया कंपनी ने, बंद किया है। सपोज 4-5 साल से कंपनी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाते हैं। सो ये एक एम्प्लॉय एट्रिशन, मतलब एम्प्लॉय का जॉब छोड़ के जाना जो है एचआर मैनेजर के लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा कि नए नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते रहना पड़ेगा, उनको ट्रेन करते रहना पड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा एचआर मैनेजर के लिए यहाँ पे स्ट्रेसफुल हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ पे जो भी कंपनी के कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज है, लॉयल एम्प्लॉयज है, उनको रिटेन करना काफी जरूरी है। इसके लिए एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए एचआर मैनेजर को कुछ चीजें करनी पड़ती है। अभी रिटेन करना मतलब क्या, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के न जाए, उसके लिए यहाँ पे एचआर मैनेजर को कुछ करना पड़ता है, जैसे कि राइट प्लेसमेंट करना पड़ता है। राइट प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जहां पे एम्प्लॉय को इंटरेस्ट है उस डिपार्टमेंट में उसको प्लेस करना, ताकि वो वहां पे प्रॉपर तरीके से काम करे, उसको जॉब का सेटिस्फेक्शन मिले। फिर कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, जैसे योगा सेशंस होने चाहिए, या फिर जिम वगैरह होनी चाहिए, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होनी चाहिए, या दूसरी कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के रिलेटेड टेक्निक जो है कंपनी में इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर एम्प्लॉय को स्ट्रेस आएगा तो कंपनी क्या कर सकती है, उनके स्ट्रेस को रिलीज कर सकती है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नाउ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर जो है वो देना। अभी यहाँ पे एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय कंपनी के एम्प्लॉय तो है ही, जब वो कंपनी के शेयर ले लेंगे तो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। और आपको पता है शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो एम्प्लॉयज को ऐसे लगेगा कि हम लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, हम लोग जितना अच्छा काम करेंगे उतना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के न जाए इसके लिए कंपनी उनको ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो ऑफर करती है। फिर बाद में एम्प्लॉयज को कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉयज को एक बार पूछना। फिर बाद में प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एम्प्लॉयज को अवेलेबल करके देना, जैसे लाइटिंग है, वेंटिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, कैंटीन फैसिलिटी, वॉशरूम वगैरह, पॉल्यूशन कंट्रोल वगैरह, ये सब कंपनी में अवेलेबल होनी चाहिए। ये सब चीजें जब एम्प्लॉयज को मिलेगी तो उसकी वजह से एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाएंगे नहीं। तो ये मैंने सेकेंड चैलेंज बताया कि एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते हैं, उसके ये रीजन है, और ये एचआर मैनेजर के लिए एक चैलेंज होता है। तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के न जाए या एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए एचआर मैनेजर क्या क्या कर सकते हैं, उसके भी यहाँ पे स्ट्रेटेजीज बताई है। थर्ड वाला है डीलिंग विद एम्प्लॉय डाउन साइजिंग। नाउ डाउन साइजिंग जो होता है वो एट्रिशन का अपोजिट होता है। एट्रिशन में मैंने क्या बोला था, एम्प्लॉय खुद जॉब छोड़ के जाते हैं। डाउन साइजिंग में क्या होता है, यहाँ पे कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज को जॉब से निकालती है। अभी कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉयज को क्यों जॉब से निकालती है, बिकॉज कंपनी अपना रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब आपको पता है कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर हर एक कंपनी अपना कॉस्ट जो है रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस होगा तो उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो कंपनीज क्या करती है, कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देती है। जैसे कि पहले अकाउंटेंट का और एडमिन का अलग अलग पोस्ट हुआ करता था, अभी बहुत सारे कंपनीज के अंदर अकाउंटेंट ही एडमिन का काम भी करते हैं। तो 2 एम्प्लॉयज की जगह पे एक एम्प्लॉयज को रखा है, एक एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया, तो कंपनी का कॉस्ट यहाँ पे बच गया। सो इसी को यहाँ पे एम्प्लॉय डाउनसाइजिंग बोला जाता है। तो कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉयज को जॉब से क्यों निकालती है, डाउनसाइजिंग क्यों करती है, तो सबसे पहले कंपनी को अपना कॉस्ट बचाना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दूसरा, कंपनी मर्जर और एक्विजिशन कर रही है, मतलब किसी कंपनी के साथ कंपनी क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, कंबाइन हो रही है। तो कंपनी को शायद ऐसे लग सकता है कि अभी मुझे 10 एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, उसमें से 2 एम्प्लॉय को मैं जॉब से निकाल सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है मर्जर में 2 कंपनियां एक होती है, तो आपके एम्प्लॉयज और उनके एम्प्लॉयज ऐसा मिलके काफी ज्यादा एम्प्लॉयज हो रहे हैं, तो कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला जा सकता है। सो उसकी वजह से भी डाउन साइजिंग हो सकता है। चेंजिंग टॉप मैनेजमेंट, कभी कभी क्या होता है टॉप मैनेजमेंट चेंज होता है, मतलब कोई नया बॉस आता है और वो फिर क्या करता है, पुराने एम्प्लॉयज को जॉब से निकालता है। इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा है या रिसेशन चल रहा है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो चुका है, तो कंपनी क्या करती है, कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देती है। सरप्लस स्टाफ, सरप्लस मतलब क्या, एक्स्ट्रा स्टाफ। तो कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ होते हैं, उनको यहाँ पे कंपनी जॉब से निकाल देती है। ऑटोमेशन एंड आउटसोर्सिंग, ऑटोमेशन का मतलब क्या, कंपनी ने मशीन्स वगैरह खरीदी तो कंपनी को अभी लेबर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज मशीन खरीदने की वजह से सारा काम जो होता है ऑटोमेटिकली होता है।
तो जहां पे पहले 5 एम्प्लॉयज लगते थे प्रोडक्शन करने के लिए, अभी मशीन की वजह से सिर्फ 2 ही एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ रही है, तो 3 एम्प्लॉय को जॉब से निकाला जा रहा है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी कुछ काम जो है वो किसी और एजेंसी को दे देती है। जैसे कि सपोज पहले हमारे कंपनी के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट हुआ करता था, अभी कंपनी ने क्या किया, सेल्स डिपार्टमेंट बंद कर दिया और सेल करने का काम किसी और एजेंसी को दे दिया। सो सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, यहाँ पे कंपनी ने डाउनसाइज कर दिया, जॉब से निकाल दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अलग अलग रीजन की वजह से एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देती है। अभी जब एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला जाता है तो एचआर मैनेजर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बट एट द सेम टाइम कंपनी का कॉस्ट कम करने के लिए एम्प्लॉय डाउन साइजिंग जो होता है काफी जरूरी भी होता है। तो अगर सपोज एम्प्लॉय को जॉब से निकाला तो उस केस में एचआर मैनेजर वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। नाउ जब भी कंपनी एम्प्लॉयज को डाउन साइज करती है, जॉब से निकालती है, तो उसके लिए एचआर मैनेजर को क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले है इमीडिएट पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन पैकेज टू ले ऑफ एम्प्लॉय। ले ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, जिन एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला है तो उनका जो भी ग्रेच्युटी का पेमेंट होता है वो टाइम पे करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला जाता है तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, तो जैसे ही उनको जॉब से निकाला वैसे ही 1-2 दिन के अंदर उनका जो भी कॉम्पेंसेशन पैकेज है उनको देना चाहिए, ताकि न्यू जॉब ढूंढने तक उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। तो ये एक यहाँ पे एचआर मैनेजर कर सकते हैं। फिर बाद में क्लियरली एक्सप्लेन द रीजन ऑफ ले ऑफ, उनको जॉब से क्यों निकाला उसका रीजन उनको बताना जरूरी है। कम्युनिकेट विद एम्प्लॉयज हु आर नॉट लाइकली टू बी डाउन साइज, एज डाउन साइजिंग में अफेक्ट देयर मोरल। मतलब कि जो एम्प्लॉयज को जॉब से नहीं निकाला जा सकता है उनको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा कि कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से निकालने की वजह से दूसरे एम्प्लॉयज को डर लगा रहता है, फिर उनका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। तो जिन एम्प्लॉयज को जॉब से नहीं निकाला जाने वाला है उनके साथ क्लियरली कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। हेल्पिंग डाउनसाइज एम्प्लॉयज इन गेटिंग द न्यू जॉब। अगर सपोज किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को जॉब से निकाला, तो वो कंपनी का एचआर मैनेजर या उस कंपनी के जो ओनर है उन्होंने क्या करना चाहिए, उनके कांटेक्ट में अगर दूसरे कंपनी में कहीं पे जॉब है तो वहां पे एम्प्लॉय को रिकमेंड करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय को इजीली जॉब मिल सके, उसको दूसरा जॉब कहीं पे ढूंढते नहीं रहना पड़ेगा। देन रिट्रेंचमेंट पॉलिसी शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जॉब से निकालना। सो जॉब से निकालने की जो पॉलिसी है उसके बारे में एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना जरूरी है कि कौन से सिचुएशन में एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला जा सकता है। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय मेंटली रेडी रहेंगे, और फिर बाद में एचआर मैनेजर के लिए वो चैलेंज जो है एम्प्लॉयज को जॉब से निकालना वो फेस नहीं करना पड़ेगा। और एक काउंसलिंग सेशन जो होता है वो अरेंज करना बहुत जरूरी है जिन एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला जा रहा है, क्योंकि जब किसी को जॉब से निकाला जाता है तो वो ट्रिमेंडस स्ट्रेस के अंडर आते हैं। इसकी वजह से उनको एक काउंसलिंग देना बहुत जरूरी है, तो वो काउंसलिंग सेशन जो है वो ऐसे एम्प्लॉयज के लिए अरेंज करना काफी जरूरी है। सो जब भी कंपनी एम्प्लॉय डाउन साइजिंग करती है या रिट्रेंचमेंट करती है या उनको जॉब से निकालती है, तो उसके लिए ये सारे मेजर जो है वो एचआर मैनेजर को लेने पड़ते हैं। देन नेक्स्ट वन इज डीलिंग विद एम्प्लॉय एब्सेंटीज्म। एम्प्लॉय एब्सेंटीज्म का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो फ्रीक्वेंट एब्सेंट रहते हैं, और वो एब्सेंट भी कैसे रहते हैं, विदाउट परमिशन रहते हैं। अभी इसके रीजन क्या होते हैं, क्यों एम्प्लॉइज फ्रीक्वेंटली और विदाउट परमिशन एब्सेंट रहते हैं, तो एम्प्लॉय जॉब से डिससेटिस्फाइड है, या एम्प्लॉइज जो है वो अपने वर्क प्लेस से मोटिवेटेड नहीं है, फिर दूसरे जो टीम मेंबर है वो एम्प्लॉय को कोऑपरेट नहीं करते हैं, वर्कलोड काफी ज्यादा है, या दूसरा कोई घर में पर्सनल इशू है जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो एब्सेंट रहते हैं। नाउ ये एब्सेंटिज्म का जो प्रॉब्लम है इसको भी एचआर मैनेजर ने टैक्टफुली ओवरकम करना चाहिए। यहाँ पे एचआर मैनेजर ने क्या करना चाहिए कि एम्प्लॉयज क्यों एब्सेंट रहते हैं उसके कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है, वो फाइंड आउट करना जरूरी है। फिर एम्प्लॉयज का एब्सेंटिज्म जो है वो ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि वो लोग कौन से मोमेंट पे एब्सेंट रहते हैं, वो उसका ट्रैक रखना जरूरी है। और जो एम्प्लॉयज अच्छा अटेंडेंस रखते हैं उनको रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरे एम्प्लॉय जो मोटिवेट हो जाए, उनका भी एब्सेंटिज्म जो है वो कम हो जाए। सो एब्सेंटिज्म को डील करना भी यहाँ पे एचआर मैनेजर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके लिए भी एचआर मैनेजर जो है उसको कुछ स्ट्रैटेजीज फाइंड आउट करनी पड़ती है, जिसमें से कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने बताई कि जैसे एब्सेंटिज्म का कॉज फाइंड आउट करना, एब्सेंटिज्म का ट्रैक रखना, और जो भी बेस्ट अटेंडेंस है एम्प्लॉय की उनको रिवॉर्ड देना। फिर बाद में मेंटेन एम्प्लॉय वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या होता है, पर्सनल लाइफ और जॉब इसको बैलेंस करना। क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा वर्क ओवरलोड बढ़ते जा रहा है,
और उसकी वजह से एम्प्लॉयज अपने पर्सनल लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ अफेक्ट होती है, पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है। सो एचआर मैनेजर ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय की वर्क लाइफ बैलेंस जो मेंटेन करने में एम्प्लॉय को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय जब पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब होते हैं तो उसका इफेक्ट उनके जॉब पे भी दिखाई देता है। सो इसके लिए एचआर मैनेजर ने एम्प्लॉय का पर्सनल लाइफ और जॉब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उनको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स ऑफर करने चाहिए। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का मतलब क्या होता है कि वो अपने टाइम के हिसाब से जॉब के लिए आएंगे, 8 घंटे काम करेंगे और जा सकते हैं। जैसे कि उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको सुबह 9 बजे ही जॉब पे आना है। अगर सपोज उनका जॉब इस तरीके का है कि वो 10 बजे भी आएंगे तो भी चलेगा, तो 9 to 5 उनका जॉब अगर है तो 10 बजे आएंगे तो 6 बजे जा सकते हैं, 11 बजे आएंगे तो 7 बजे जा सकते हैं। इस तरीके से फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर एम्प्लॉयज को देना बहुत जरूरी है। जब भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है तभी उनको एक फिक्स टाइम पे बुलाया जा सकता है, बट जब भी जरूरी नहीं हुए तभी उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स ऑफर करना जरूरी है। इसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉय अपने पर्सनल काम भी कर सकेंगे, प्लस वो काम के ऊपर भी आएंगे तो एकदम फ्रेश माइंड से आएंगे और एंथुजियास्टिकली वो काम करेंगे। पर अगर सपोज फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर एम्प्लॉय को नहीं दिया जा रहा है, फिक्स टाइम दिया जा रहा है कि यही टाइम पे आना है, तो कहीं ना कहीं पे एम्प्लॉय के पर्सनल काम जो अफेक्ट होते जाएंगे, और फिर उसकी वजह से उनका जो काम है वो भी अफेक्ट होते जाएगा। सो एचआर मैनेजर को यहाँ पे एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर जो है वो ऑफर करने चाहिए। फिर नेक्स्ट है एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू यूज देयर एनुअल लीव्स। मतलब हर एक एम्प्लॉय को कुछ कैजुअल लीव्स मिलती है, मतलब सीएल जिसको बोला जाता है, कुछ मेडिकल लीव्स वगैरह मिलती है। तो ये लीव्स को यूज करने के लिए एचआर मैनेजर ने एम्प्लॉयज को यहाँ पे एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये लीव्स को अगर यूज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से वो फिर क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर सपोज एचआर मैनेजर ने बोला कि आपके इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीएल जो है वो बाकी है, जैसे 4 सीएल आपके बाकी है, तो आप कहीं पे घूमने के लिए वगैरह चले जाओ या आप 4 दिन का छुट्टी ले लो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉय की छुट्टियां भी यूज हो जाएगी, एम्प्लॉय के जो भी दूसरे काम है वो भी वो कर लेंगे, और जब कंपनी में एम्प्लॉय की जरूरत लगेगी तभी एम्प्लॉय फिर छुट्टियां नहीं लेंगे। सो दोनों भी यहाँ पे पर्पज सर्व हो रहे हैं कि एम्प्लॉय की छुट्टियां भी यूज हो रही है, प्लस काम के टाइम पे जब भी एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं लेना चाहिए तभी एम्प्लॉय फिर अननेसेसरी छुट्टियां लेंगे नहीं। देन इंप्लीमेंट वेलनेस प्रोग्राम फॉर द एम्प्लॉय। वेलनेस प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जिम, योगा सेंटर या कोई भी गेम्स वगैरह जो होते हैं, इंडोर गेम्स वगैरह, वो एम्प्लॉयज के लिए अरेंज करना। ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय का थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज होता है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ और उनका जो वर्क है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। बिकॉज इतने ज्यादा हम लोग काम में इन्वॉल्व रहते हैं कि योगा वगैरह जिम वगैरह करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो कंपनी ने अगर ये अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल करके दिया तो एम्प्लॉय जो है अपने पर्सनल लाइफ को यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस कर पाएंगे। सो ये भी एक चैलेंज एचआर मैनेजर को होता है कि एम्प्लॉय की वर्क लाइफ को बैलेंस करना। उसके बाद में डीलिंग विद द केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। नाउ सेक्सुअल हरासमेंट की आजकल बहुत सारी केसेस होती है, आपको पता है, और उसके लिए काफी ज्यादा लॉ वगैरह भी अवेलेबल है, लेकिन एचआर मैनेजर की भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लॉ को सही तरीके से एनफोर्स करे, सबको वो लॉ के बारे में इन्फॉर्म करे। सो सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में यहाँ पे मैं आपको डिटेल में पढ़ के बताता हूँ कि किस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो हो सकता है, उसको कैसे डील किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द एचआर मैनेजर। In April 2013, in Parliament passed the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act for prevention of the sexual harassment of women at the workplace। मतलब अप्रैल 2013 में हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर ये जो एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, ये पास किया गया। और ये एक्ट का एम क्या था कि जो भी वीमेन वर्कर्स है उनका वर्क प्लेस के अंदर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए। दिस एक्ट हैज स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। मतलब ये एक्ट जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसके अंदर काफी सीवियर पनिशमेंट जो होती है वो सेक्सुअल हरासमेंट करने वाले पर्सन के अगेंस्ट ली जा सकती है। द एक्ट इम्पोजेस सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑन द एम्प्लॉयर। मतलब ये एक्ट ने एम्प्लॉयर को कुछ ऑब्लिगेशन दी है, कुछ जिम्मेदारियां दी है जो उनको फॉलो करनी पड़ती है टू एंश्योर द प्रिवेंशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, ताकि काम की जगह पे किसी भी तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस होगी नहीं। अभी क्या क्या एक्ट ने एम्प्लॉयर को या कंपनी को करने के लिए बोला है ये एक्ट के अंदर। सो एवरी एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एट ईच ऑफिस और द ब्रांच विथ 10 और मोर एम्प्लॉयज। मतलब जिस कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं वहां पे उन्होंने क्या करना चाहिए, अपने ऑफिस में या ब्रांच के अंदर
इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, जिसको आईसीसी बोला जाता है, वो सेटअप करना जरूरी है, ताकि अगर सपोज किसी के सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है और उसको अगर केस करना है तो वो पर्टिकुलर जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है वहां पे जाके केस कर सकते हैं. द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ लोकल कंप्लेंट कमिटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट. अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक लोकल कंप्लेंट कमिटी जो है वो सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो होता है वो कंपनी का होता है, और ये जो लोकल कंप्लेंट कमिटी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का होता है, मतलब गवर्नमेंट का है. कभी कभी क्या होता है, बॉस खुद ही जो होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो बॉस के अगेंस्ट अगर केस करेंगे तो भी यहाँ पे हम लोग को जस्टिस नहीं मिल सकता है. तो उस केस में वो महिला क्या कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का जो लोकल कंप्लेंट कमिटी वहां पे जाके केस फाइल कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो भी विमेन एम्प्लॉयज है उन लोगों को ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, प्लस लोकल कंप्लेंट कमेटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए. जैसे आप लोगों को अभी ये पता चल गया, तो आपको पता है कि अगर इन केस कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट केस होता है तो उसके लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास जाके केस फाइल कर सकते हैं, और वहां पे अगर नहीं जाना है तो लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास जाके केस फाइल करना जरूरी है. द कमिटी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इंक्वायरी विद इन द टाइम ऑफ 90 डेज. मतलब जैसे ही कंप्लेंट आता है सेक्सुअल हरासमेंट का, तो ये जो कमिटीज है उनको 90 डेज के अंदर उसका इंक्वायरी करना चाहिए. ऑन कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी द रिपोर्ट विल बी सेंड टू द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. ये 90 डेज के अंदर जब ये इंक्वायरी इसका खत्म हो जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट का, मतलब जो भी यहाँ पे पर्सन है उसकी इंक्वायरी की जाएगी, उसका रिपोर्ट जो होगा वो या तो एम्प्लॉयर को भेजा जाएगा अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कंप्लेंट किया है तो, या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जाएगा अगर लोकल कंप्लेंट कमेटी को कंप्लेंट किया है तो. एज द केस मे बी, दे मे बी मैंडेटेड टू टेक द एक्शन ऑन द रिपोर्ट विद इन द 60 डेज. मतलब ये जो कमिटी का रिपोर्ट है वो आने के बाद में 60 दिन के अंदर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, मतलब वो जो गिल्टी पर्सन है उसको पनिशमेंट 60 दिनों के अंदर मिलना चाहिए. सो देखो यहाँ पे जिस भी कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना बहुत जरूरी है, प्लस उसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने एक लोकल कंप्लेंट कमेटी सेटअप करना चाहिए जहां पे जाके केसेस फाइल की जा सकती है. ये कमिटीज के सामने केसेस आने के बाद में 90 डेज के अंदर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और 60 दिन के अंदर वो रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेना जरूरी है. तो इस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसके बारे में एचआर मैनेजर को पता होना चाहिए, प्लस उन्होंने वो अपने एम्प्लॉयज को भी इन्फॉर्म करना चाहिए. The HR manager need to undertake some measure to avoid the sexual harassment at workplace. कंपनी के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस में उसके लिए एचआर मैनेजर को कुछ चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि ले डाउन द प्रोसीजर विच कैन बी फॉलोड फॉर फाइलिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट. इट शुड बी एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म. मतलब कंपनी के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की केस फाइल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है वो सिंपल लैंग्वेज में हर एक एम्प्लॉय को समझाना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब एम्प्लॉयज को ये प्रोसीजर बताएंगे तो अगर उनके अगेंस्ट कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट की केस होती है तो वो वहां पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं. सो एचआर मैनेजर की जिम्मेदारी है कि पूरा जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है वो फाइल करने का प्रोसीजर जो है वो एम्प्लॉय को समझाना. Clearly orient the employees in the induction and the other training program about the company policy on the sexual harassment. मतलब जब एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन मतलब जब वो कंपनी में नए आते हैं तो उनको ओरिएंट किया जाता है या उनको जानकारी दी जाती है कि कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज है. तो उस समय पे एम्प्लॉयज को सेक्सुअल हरासमेंट के रिलेटेड भी पॉलिसी जो है वो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि कोई भी एम्प्लॉय सेक्सुअल हरासमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं तो उनके अगेंस्ट ये पर्टिकुलर एक्शन लिया जा सकता है. तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज ये सब चीजें करने से दूर रहेंगे. A counselor can be appointed to provide the assistance pertaining to the offering guidelines in knowing the legal option available to the aggrieved employee. Aggrieved का मतलब क्या होता है, पीड़ित एम्प्लॉय. सो अगर कोई पीड़ित एम्प्लॉय है जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो उनको थोड़ा सा असिस्टेंस के तौर पे काउंसलर अपॉइंट करना चाहिए. काउंसलर जो है वो एग्रीव्ड एम्प्लॉय को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, कहाँ पे जाना है, कैसे केस करना है, उसके बारे में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो कंपनी के अंदर एक काउंसलर को अपॉइंट करना जरूरी है. एंड द कंप्लेंट शुड बी हैंडल विद सेंसिटिविटी. द ऑर्गेनाइजेशन शुड एंश्योर दैट द हियरिंग्स आर कंडक्टेड फेयरली. मतलब यहाँ पे अनफेयर तरीके से हियरिंग नहीं होनी चाहिए, कि मतलब सपोज किसी महिला के खिलाफ अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और वह महिला जो है वो लोअर लेवल पे काम कर रही है और सेक्सुअल हरासमेंट करने वाला हायर लेवल पे काम कर रहा है, तो वहां पे पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए. फेयर तरीके से वो केस जो है उसकी सुनवाई होनी चाहिए और वो महिला को न्याय मिलना चाहिए.
तो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से वो केसेस को जो है सॉल्व करना चाहिए, और प्लस ये केसेस के बारे में कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं वो यहाँ पे एचआर मैनेजर को हैंडल करना पड़ता है टू डील विद द केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये भी एक एचआर मैनेजर के लिए चैलेंज होता है। देन नेक्स्ट चैलेंज इज मैनेजमेंट ऑफ चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है कि आजकल बिजनेस एनवायरनमेंट में काफी सारे चेंजेस होते जा रहे हैं, और ये चेंज जो है इसको ओवरकम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है एचआर मैनेजर के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एम्प्लॉयज से वो चेंजेस को एक्सेप्ट करवाना एचआर मैनेजर के लिए एक चैलेंज होते जा रहा है। तो क्या क्या चीजों में चेंजेस आते जा रहे हैं, तो कंपनी के प्लान्स और पॉलिसीज में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कंपनी का प्लान पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। कंपनी की पॉलिसीज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले कुछ और थे, अभी कुछ और है। तो प्लान्स और पॉलिसीज हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे कि सपोज पहले ऑफिस का टाइमिंग जो था वो 9 to 5 था, अभी ऑफिस का टाइमिंग जो है 9 to 6 कर दिया, तो ऑब्वियसली चेंज आ गया। फिर मैनेजमेंट की फिलोसॉफी चेंज हो गई, मतलब मैनेजमेंट की जो सोच है वो चेंज हो गई। गवर्नमेंट पॉलिसीज हमेशा चेंज होती रहती है। फिर बाद में टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते रहते हैं, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी चेंज होते रहते हैं, कंज्यूमर के लाइक्स एंड डिसलाइक चेंज होते रहते हैं। तो हर एक चीज में हमेशा टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। और एम्प्लॉयज, मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, मतलब विरोध करते हैं। तो उस केस में एचआर मैनेजर को एम्प्लॉयज को चेंजेस को एक्सेप्ट करवाने के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, जैसे कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, काउंसलिंग देना पड़ेगा, ताकि एम्प्लॉय जो है वो चेंजेस को एक्सेप्ट करे। जैसे कि नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, सो नया टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। या सपोज कंपनी का कोई पॉलिसी चेंज हो गया, तो उसके लिए एम्प्लॉयज का काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है, ताकि एम्प्लॉय वो चीजों को एक्सेप्ट करे। सो ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग देना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द चेंज। जो भी कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं वो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है, कंपनी के बेनिफिट के लिए है, ऐसा एटीट्यूड एम्प्लॉयज में डेवलप करना पड़ता है। एंड सिक्योर विलिंग कोऑपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के चेंजेस में कंपनी को कोऑपरेट करेंगे, ऐसा उनके पास से एक विलिंगनेस जो है वो हासिल करना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें यहाँ पे अगेन एचआर मैनेजर को करना पड़ता है, ताकि वो जो चेंजेस कंपनी में हो रहे हैं उसको मैनेज कर पाए। सो ये एम्प्लॉयज के पास से चीजें जो है वो करवा के लेना भी एचआर मैनेजर के लिए चैलेंज होता है, ताकि एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करे। देन नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग टेक्नोलॉजी। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो यहाँ पे एचआर मैनेजर ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज को नई टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस समझाने चाहिए और उनको नई टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए रेडी करना चाहिए। जैसे कि जब बैंकिंग सेक्टर के अंदर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किए गए थे, तभी एम्प्लॉयज ने उसको एक्सेप्ट करने से मना किया था, क्योंकि पहले बैंकिंग पूरा जो होता था मैनुअली होता था। पासबुक के ऊपर जो एंट्रीज वगैरह होती थी वो सब मैनुअली होती थी, रजिस्टर्ड मेंटेन किए जाते थे। लेकिन आजकल पूरा बैंकिंग सिस्टम आप लोग देखते हैं कंप्यूटर पे चलता है, और उसके वजह से कस्टमर को बेटर सर्विसेज मिलना शुरू हुआ है। सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिसको एम्प्लॉयज पहले मना करते हैं, लेकिन एचआर मैनेजर को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज को वो टेक्नोलॉजी के बारे में प्रॉपर नॉलेज देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, और उनको वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज जो है वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करे। तो ये सारे अलग अलग चेंजेस जो है वो एचआर मैनेजर को इस 21st सेंचुरी के अंदर फेस करने पड़ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।